तो चलिए बच्चों, आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये जो चैप्टर है ये पूरी फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है और ऐसा कोई चैप्टर नहीं है फिजिक्स में जिसमें इसका यूज ना हो। यूनिट्स आपने पढ़ा होगा, 9th-10th में तो आपने पढ़ा ही होगा। यूनिट्स का यूज हर चैप्टर में आता है, डायमेंशन का भी यूज आता है और एरर एनालिसिस, जो यहाँ पे मेजरमेंट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है एरर एनालिसिस। हमें एरर निकालना होगा, उसका भी यूज सारे चैप्टर्स में लगभग देखने को मिलता है। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, जेईई मेंस में हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं, एडवांस में भी आए हुए हैं, तो इस बार आप जब एग्जाम देंगे तो भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिक डेफिनेशन होगा ऑल क्वांटिटीज which are measured directly or indirectly are called physical quantities। इस वीडियो में या इसके आगे चैप्टर्स जो भी हम डिस्कस करेंगे, हर चैप्टर में मैं आपको एप्रोप्रिएटली जेईई मेंस और एडवांस लेवल पे डिस्कस कराऊंगा, पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो विश्वास रखें, हमारे साथ कंटिन्यू करें, नोट्स बनाते रहें। खुद का बनाया हुआ नोट्स ही सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है और अच्छे से हमारे साथ सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए सीखते हुए आगे बढ़ें। आप फिजिक्स यहाँ पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी 11th पूरी 12th की फिजिक्स आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी और आपके सिलेबस इसके पहले कि आपके इंस्टीट्यूट में कंप्लीट हो, यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे और अप टू जेईई एडवांस लेवल के कंप्लीट होंगे विद टॉप लेवल क्वेश्चंस ऑल्सो। तो विश्वास के साथ आइए शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल, हम मास को मेजर कर सकते हैं तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं एंड सो ऑन। जितने क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, उन सबको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। दूसरा टॉपिक इसके अंदर आता है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट मेजरमेंट का डेफिनेशन होगा बच्चों, इट इज अ प्रोसेस इन विच any physical quantities is measured with respect to the standard amount of that quantity। ये होगा मेजरमेंट का डेफिनेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी। ये मेजरमेंट का बेसिक डेफिनेशन है। जब आप मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट करके आप लिखते हो 1 किलोग्राम राइस, 2 सेकेंड टाइम या 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो आप ये लिख रहे हो, ये किसी ना किसी मेजरमेंट के बेसिस पे लिख रहे हो। तो उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से आप ये पता कर रहे हो, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेजरमेंट। आई होप इट्स क्लियर। इसके अलावा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम
Q इज इक्वल टू एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर U होगा यूनिट, N होगा न्यूमेरिकल वैल्यू एंड Q होगा फिजिकल क्वांटिटी, या सिर्फ क्वांटिटी बोल दो, क्वांटिटी। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लो। मान लो बच्चों हम मास की बात करते हैं, तो मास m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। तो यहां पे जो 2 की बात हुई है, ये 2 है मैग्नीट्यूड, यानी कि जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हुई है, वही न्यूमेरिकल वैल्यू ये 2 है, और जो किलोग्राम की बात हो रही है वो है यूनिट। तो मैग्नीट्यूड हो गया 2 और किलोग्राम हो गया यूनिट। तो मास इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। अब ये कंप्लीट वर्ड हम यूज कर रहे हैं, m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, जहां पे 2 मैग्नीट्यूड है, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हो आप, और किलोग्राम यूनिट है। इतना कॉपी करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं यूनिट, वो यूनिट क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों ने क्लास 9th में 10th में फिजिक्स कम पढ़ा है, कम समझ में आया है, वो बच्चे टेंशन ना ले। आपको ये नहीं सोचना है कि क्लास 9th में क्लास 10th में आपने कम पढ़ा है तो 11th 12th में जेई मेंस और एडवांस के लिए आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो एकदम बेस लेवल से लेकर के अप टू जेई एडवांस लेवल में पढ़ाऊंगा। जेई एडवांस से भी एक्सीड करके आगे चला जाएगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे आज आईआईटी में पढ़ते हैं जिनका 9th 10th बहुत वीक था, लेकिन फिर भी आगे चल करके मेहनत करके वो सक्सेस अचीव किए। अगर आप 9th 10th अच्छे से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्मूथली आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगर थोड़ा कम पढ़े हैं, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप भी आईआईटी जा सकते हो। तो ये मन से निकाल दो कि समझ में नहीं आएगा या ऐसी कोई भी नेगेटिव बात, और मेरे साथ ध्यान से एक एक चीज समझते हुए आगे बढ़िए। टॉपिक का नाम है यूनिट। देखते हैं यूनिट क्या होता है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर measured with respect to a standard reference. This is called यूनिट। तो चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं और उसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लो बच्चों अगर हम सिंपल मास को लिखें तो मास इज इक्वल टू 2। अगर हम 2 लिख दें तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये 2 क्या है। 2 ग्राम है, 2 किलोग्राम है, या 2 टन है, क्या है, नहीं समझ पाओगे। इसके आगे अगर हम किलोग्राम लिख दें तो आपको समझ में आ गया कि मास इज इक्वल टू 2 किलोग्राम होगा। ऐसे ही मान लो अगर हम सिर्फ 5 लिख दें तो आप 5 समझ नहीं पाओगे कि ये 5 क्या है। 5 के आगे अगर हम सेकंड लगा दें तो आप समझ जाओगे कि हम टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये किलोग्राम, सेकेंड एंड एक्सेट्रा सो ऑन, जो इन चीजों की बात हो रही है, इसी को हम सेकंड बोलते हैं, सॉरी इसी को हम यूनिट बोलते हैं। इनको कॉपी कर लीजिए। जो यूनिट्स हम पढ़ते हैं ना बच्चे, उस यूनिट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। तो अब उसको देख लेते हैं। कुछ 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं, या आपको जानना भी चाहिए कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स।
नंबर 1 है इट शुड बी easily रीडेबल, कॉपी कर लीजिए इसको। नंबर 2 है इट शुड बी easily accessible and reproducible। नंबर 3 होगा it should not be too large or too small। अगर बहुत लार्ज हो जाएगा तो भी दिक्कत होगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा तो भी दिक्कत होगा। 4th नंबर है इट मस्ट नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ यूनिट बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आज कुछ और है, मास का यूनिट आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इनफ हैं। वैसे तो और हम 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन हमारे काम के नहीं है वो सब। इन चारों को आप ध्यान रखेंगे। 4th नंबर वाला ध्यान रखिएगा। इसमें चाहो तो आप एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो कि इफ एनी यूनिट चेंजेस विद टाइम देन इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। उसको यूनिट से बाहर कर देंगे, बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। आई होप आपको ये बातें क्लियर हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है उसके बारे में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and does not depend on any other physical क्वांटिटी। तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में हम लिखेंगे ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से 7 तरह के ही होते हैं, ओनली 7 टाइप्स, ओनली 7 टाइप्स। इनका नाम लिख देते हैं, मास, लेंथ, टाइम,
करंट टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये 7 तरह के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनमें ध्यान दीजिए, ये सातों जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उन्हीं से डिराइव होते हैं। तो इनसे डिराइव हुए हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम होता है। तो लेंथ भी देखो, लेंथ भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसीलिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप इट्स क्लियर, इनको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेना। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स are used for the measurement of physical quantities. These are called principal system of units। ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, बाद में चल करके इतना थ्योरेटिकल नहीं रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो थियरीज भी साथ में नोट करते चलें, इनको अवॉइड ना करें, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। जो प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं उनमें नंबर 1 आता है एफपीएस सिस्टम। जो एफपीएस सिस्टम है बच्चों, इसमें हम एफ के जगह पे यूज करते हैं फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। जो फुट है वो यूज किया जाता है लेंथ के लिए, पाउंड यूज किया जाता है मास के लिए, एंड सेकेंड यूज किया जाता है टाइम के लिए। ये रहा एफपीएस सिस्टम। ये आउटडेटेड सिस्टम है, आज के टाइम में इसका यूज नहीं होता है, और ब्रिटेन इंग्लैंड की तरफ इसका यूज थोड़ा बहुत किया जाता है। सेकेंड नंबर में सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। बच्चों सेंटीमीटर यूज किया जाता है लेंथ की मेजरमेंट के लिए, ग्राम यूज किया जाता है मास के लिए, एंड सेकंड यूज किया जाता है टाइम के लिए। थर्ड नंबर में आएगा एमकेएस सिस्टम। ये काफी यूजफुल है एमकेएस सिस्टम, और इसी के बेस पे जो एसआई यूनिट्स आज हम पढ़ते हैं उसको बनाया गया है।
एम के सिस्टम्स में आप सभी जानते हैं एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। जो मीटर यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बच्चों लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए एंड सेकंड हमेशा टाइम के लिए। तो एमकेएस सिस्टम्स में ये चीजें क्लियर हैं आपको। लेंथ, मास, टाइम के लिए मीटर, किलोग्राम और सेकंड का यूज किया जाता है। मैं इस तरफ एफपीएस को मिटा दे रहा हूं और इसके जगह पे 4th नंबर लिख रहा हूं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 4th नंबर एसआई यूनिट्स। एसआई में एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है एसआई यूनिट्स का फुल फॉर्म, और ये ही आज के टाइम में हर जगह पे पूरे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। एमकेएस के बेस पर इसको बनाया गया है, लेकिन एमकेएस भी आउटडेटेड है आज के टाइम में। एमकेएस का डिमेरिट ये है कि ये सिर्फ लेंथ, मास और टाइम के लिए है। ये करंट के बारे में नहीं बताता, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जबकि फिजिक्स पढ़ने और समझने के लिए ये सब भी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 3 ही के बारे में बताता है। तो जो बाकी वर्ड्स हमने यूज किए हैं वो एसआई यूनिट्स के अंदर आता है। तो अब चलिए हम लोग एसआई यूनिट्स को समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है types of units used in SI systems. Types of units used in SI systems. 3 टाइप्स यूज किए जाते हैं, मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको। नंबर 1 है फंडामेंटल यूनिट्स, नंबर 2 है डिराइव्ड यूनिट्स एंड नंबर 3 है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो चलिए हम फंडामेंटल यूनिट से स्टार्ट करते हैं, और तीनों इंपॉर्टेंट हैं, 1 और 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट नंबर है फंडामेंटल यूनिट्स। बच्चों, जो हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखे थे ना, उन्हीं के यूनिट्स के बारे में बात करना है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उनके नोटेशन लिख लेते हैं यहां पे। नोटेशन, एक काम करते हैं हम सीजीएस यूनिट भी लिख लेते हैं, और यहां एसआई यूनिट। जो फंडामेंटल में फर्स्ट नंबर में आएगा वो है मास। मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस यूनिट इसका ग्राम होता है, और एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। सेकेंड नंबर में आएगा लेंथ। लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
सेंटीमीटर इसका सीजीएस यूनिट होता है और मीटर इसका एसआई यूनिट होगा। थर्ड नंबर में टाइम, कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस में सेकंड और एसआई में भी सेकंड इसका यूनिट होता है। फोर्थ नंबर में करंट, इसको हम आई या ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस यूनिट इसका होता है, करंट का सीजीएस यूनिट एम्पियर और एसआई यूनिट भी एम्पियर होता है। फिफ्थ नंबर में टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम के या कहीं कहीं थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा ये एंगल वाला थीटा नहीं है, टेम्परेचर वाला थीटा है। सीजीएस में इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस होता है और एसआई में इसका यूनिट केल्विन होता है। के स्टैंड्स फॉर केल्विन। सिक्स नंबर में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। CD स्टैंड्स फॉर कैंडेला। लिख दे रहा हूं, कैंडेला। CGS इसका यूनिट नहीं पता है और SI यूनिट CD ही होता है, कैंडेला। नोटेशन भी CD, यूनिट भी CD। सेवेंथ नंबर में अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है। आई होप आपने मोल कंसेप्ट पढ़ लिया होगा। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल वर्ड यूज करते हैं। इसका सीजीएस यूनिट नहीं पता है, अभी तक पता नहीं चला है, और एसआई यूनिट इसका मोल होता है, MOLE, जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं वो। इनको कॉपी कर लीजिए, ये जरूरी है, काफी जरूरी है, आगे चल करके बहुत बार ये यूज होंगे। डिराइव्ड यूनिट्स की बात करते हैं अब। फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, डिराइव्ड यूनिट्स, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज थे उन्हीं के यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे सेकेंड नंबर, डिराइव्ड यूनिट्स। बच्चों डिराइव्ड यूनिट्स में मान लो हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस को हम L से रिप्रेजेंट करें, लेंथ होता है, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ के लिए हम SI यूनिट की बात करेंगे तो मीटर होगा, टाइम के लिए सेकंड होगा, तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड आ गया, ms-1 कर देंगे। ऐसे ही हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन, तो दिस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम या वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्पीड वेलोसिटी दोनों का यूनिट तो सेम ही रहेगा, मीटर पर सेकंड। टाइम का एक और सेकंड आ गया तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। मास के लिए कैपिटल M और एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट क्या होगा बच्चा? किलोग्राम। वेलोसिटी अपॉन टाइम स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो चीज हमने लिखा है ये MKS है, SI नहीं है, MKS। अगर इसको SI में कन्वर्ट करना है तो दिस विल बी इक्वल टू न्यूटन। न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो मैंने ये लिख दिया।
अगर हम एनर्जी की बात करें ऐसे ही, तो एनर्जी इज इक्वल टू कौन सी एनर्जी, मान लो बच्चों काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यूनिट्स में इस हाफ का कोई मतलब नहीं होता है, इसको उड़ा दो यहां से। मास के लिए किलोग्राम, और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का ये यूनिट है मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर कर देंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम जूल भी लिख सकते हैं। ये जो है ये एम के एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जूल है वो एस आई के अंदर आता है। आई होप आपको डेराइव्ड यूनिट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्पीड भी डेराइव्ड है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ और टाइम के मिलने से बनता है। तो स्पीड डेराइव्ड है, एक्सेलरेशन भी डेराइव्ड है। ये देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी खुद लेंथ अपॉन टाइम है, अपॉन टाइम आ गया, तो एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मिलने से बन रहा है। तो ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होगा, इसका डेराइव यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। फोर्स के जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, फोर्स भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट डेराइव्ड यूनिट आ गया। एनर्जी का भी सेम। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस यूनिट्स डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। आई होप इट्स क्लियर बेटा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात कही गई थी वो देखते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का यूज अभी आपको नहीं देगा, देखने को मिलेगा। लेकिन आगे चल करके जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स का यूज आएगा, खासकर 12th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहां यूज आ जाएगा। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में दो चीजों का स्टडी करेंगे हम लोग। पहला होगा एंगल और दूसरा होगा सॉलिड एंगल। बच्चों जो हम एंगल यूज करते हैं वो 2 डायमेंशन के लिए यूज करते हैं, और जो सॉलिड एंगल यूज करते हैं वो 3 डायमेंशन के लिए यूज करते हैं। एंगल का यूनिट रेडियन होता है, एसआई की बात कर रहा हूं, और सॉलिड एंगल का यूनिट एस्टेरेडियन होता है। आई थिंक आपको सॉलिड एंगल थोड़ा बहुत पता होगा, बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैथ्स में धीरे धीरे आप पढ़ लोगे, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो रेडियन और एस्टेरेडियन आ गया, एस्टेरेडियन भी ऐसा यूनिट होता है। जब हम 2D की बात करते हैं तो 2D में कोई दिक्कत नहीं है, एक आर्क ले लेंगे हम, ऐसे एक आर्क बना देंगे। इस आर्क का ये लेंथ हम L मान ले रहे हैं, ये एंगल हम थीटा बोल रहे हैं, और ये रेडियस R मान ले रहे हैं। तो जो इस केस में थीटा होगा, दिस थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, ऐसे हम लोग निकालते हैं, पहले से पढ़ते हम लोग आ गए हैं। अगर हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो सॉलिड एंगल में ऐसे आपको आर्क नहीं बनाना है, इस केस में आपको कोन बनाना पड़ेगा। तो चलिए कोन बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं
उनको हम थीटा अज्यूम कर ले रहे हैं। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं इनको। और यहां पे एक और कोण बना ले रहे हैं हम। जरा इसको 3D में देखने की कोशिश करना। एक और कोण बन गया। यहां पे एरिया हम A1 मान ले रहे हैं बच्चों, यहां एरिया A2 मान ले रहे हैं, या उल्टा लिख दिया मैंने। इस छोटे वाले एरिया को A1 बोल दो, बड़े वाले एरिया को A2 बोल दो। यहां से छोटा वाला रेडियस R1 होगा और यहां से बड़ा वाला रेडियस R2 होगा। तो इस केस में हम लिखेंगे A1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। ये जो ओमेगा है वो ये एंगल होता है, 3D एंगल होता है। इस पूरे एंगल को हम ओमेगा बोलते हैं। 3D एंगल को ऐसे दिखाते नहीं है, लेकिन अगर मैंने 3D एंगल बनाया तो आपको समझ में थोड़ा कमी आएगा अभी। तो अभी आप ऐसे समझो ये ओमेगा है, और मैथ्स में जब आप पढ़ोगे तो 3D में इसको बना करके दिखाया जाएगा। तो ये ओमेगा है ना, वो ये 3D एंगल है, सॉलिड एंगल के अंदर का एंगल। इसको एस्टेरेडियन में मेजर करते हैं हम लोग, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग ओमेगा, राइट। तो हम अगर कॉलेक्टिवली लिखें तो ओमेगा इज इक्वल टू A अपॉन R स्क्वेयर हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। सॉलिड एंगल में मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो ओमेगा होता है, दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ये नोट कर लीजिएगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये रिलेशन होता है एंगल एंड सॉलिड एंगल में। अगर हमें थीटा पता हो तो हम ओमेगा निकाल लेंगे, या ओमेगा पता हो तो थीटा निकाल लेंगे। यहां तक चीजें आई होप क्लियर होगा। आपको कुछ ना समझ में आया होगा तो घुमा फिरा करके इसको देखिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का असली टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरा का पूरा मिस हो जाएगा आपका। ये बेसिक था, मैंने बेसिक थियोरेटिकल था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफी।